स्वराज मिशन, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वराज मिशन के द पीपी शो में मैं प्रकाश पुंज पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमारे साथ रायपुर के प्रथम नागरिक महापौर, और ये सिर्फ महापौर नहीं है, यंगेस्ट महापौर हैं, क्योंकि इन्होंने कम उम्र में बहुत सी उपलब्धि हासिल की हैं। लेकिन उपलब्धियों के पीछे एक स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल के पीछे बहुत से उपहास होते हैं, बहुत सी कभी यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है, और कठिनाइयों का तो यकीनन सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिना कठिनाइयों के आप मुकाम को हासिल ही नहीं कर सकते हैं। तो स्वागत करते हैं रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। एजाज जी, जो पीपी शो की जो शुरुआत हुई है वो इसलिए हुई है कि जो हमारे आसपास के जो लोग हैं, जो एक मुकाम पे पहुंचे हैं, उनकी लाइफ की स्ट्रगल स्टोरी से यूथ को प्रेरणा मिले। हमारा मोटिव यही है। तो पहले जानते हैं, दर्शकों को बताइए कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कहाँ से आप लोग का ओरिजिन हुआ, और क्या पहले से ही आप लोग धनाढ्य थे, संभ्रांत थे, या आप लोग ने स्ट्रगल करके यहाँ तक का सफ़र तय किया? नहीं, धनाढ्य तो शुरू से नहीं थे। और फैमिली बैकग्राउंड की बात करेंगे तो जब पापा यहाँ पर आए तो पापा जस्ट लाइक कबाड़ी थे पापा। और हमें आज भी वो याद है कि हम लोग जब पैंट पहन के जब स्कूल जाते थे, पहली दूसरी तीसरी, तो जो पहले आपको पता है कि पेवर लगता था, जब आपकी पैंट जब गल जाती थी तो उसमें पेवर्स लगते थे। तो मेरी पैंट में कम से कम 30-35 पेवर लगे होंगे। वो हाफ पैंट को पहन के हम लोग स्कूल जाते थे, नंगे पैर जाते थे। और वो भी दिन याद है कि जब हम लोग के पास टिफ़िन नहीं हुआ करता था। और उसमें भी एक स्टोरी है जिसमें एक टीचर इच्छा मैडम है, जिसको मैं आज भी बहुत मानता हूँ। तो कई बार ये हुई होता था कि खाने के लिए पैसे नहीं रहते तो नीचे से उठा के हम लोग चना ज़मीन से उठा के खाते थे। तो वो मैडम देख ली थी, तो फिर उसने अपने टिफ़िन में वो हमारे लिए भी रोटी लाती थी और अपने लिए भी रोटी लाती थी। वो मैडम आज भी यहाँ आज है, मतलब मैं उनकी बहुत सम्मान करता हूँ। आपको पता होगा जब मैं शपथ ग्रहण मेरा जब हुआ था, जब मैं महापौर बना था, तो उस मैडम को मैं लेकर अपने साथ में आया था। तो स्ट्रगल पीरियड बहुत रहा है। पापा जब आए थे तो 35-40 रुपया था यहाँ पर, जब पापा काम चालू किए थे। तो बहुत मतलब बोलना चाहिए बहुत मुश्किल भरे, बहुत संघर्ष। पापा ने फिर कबाड़ी दुकान, चाय दुकान, फिर पपड़ी, फिर आइसक्रीम, और बहुत सारी वो करके पापा ने स्ट्रगल करके। और तो थोड़ी बात, हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, 5 भाई या 5 बहन। तो इतने सारे लोगों को पापा ने फिर उनको पढ़ाई करवाना। उसके बाद फिर अब बहुत भाई लोग तो मेरे बहुत ज़्यादा, जो दो भाई तो 3 भाई तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े। हम 2 भाई ठीक ठाक पढ़ाई किए, मतलब मैं तो अच्छी पढ़ाई किया। मैं तो MA BA पॉलिटिकल साइंस, मतलब MA पॉलिटिकल साइंस, BA और LLB तीनों मैंने किया है। तो बोलना चाहिए तो फैमिली बैकग्राउंड रहा है तो बहुत दुख भरा रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है। मतलब खाने के भी लाले थे शुरू में, उसके बाद फिर सब हुआ, सब ठीक हुआ है। देखिए, इस इंटरव्यू का मोटिव यही है। लोग समझते हैं कि एजाज ढेबर परिवार बहुत बड़ा, आज बहुत बिजनेस टाइकून है, बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, लेकिन वहाँ तक कैसे पहुँचे, ये एजाज भाई ने आज जो मार्मिक जो अपने बचपन के बारे में बताया, यकीनन हम वो बातें और नहीं दोहराना चाहते, क्योंकि वो एक बुरी यादें होती हैं, कटु यादें होती हैं। उन्हें सोचना, आज मैं देख सकता हूँ कि एजाज ढेबर जी के चेहरे पे की जो एक्सप्रेशन है। तो हम टॉपिक को चेंज करते हैं, पर हम मजबूर हैं। हमारा टॉपिक, हमारा शो का थीम यही है कि ये लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये एक दिन में नहीं बने हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष इनके पिता का संघर्ष है। इन्होंने वो गरीबी देखी है, और इसीलिए आज वो ग्राउंड टू अर्थ हैं। आज लोगों से मिलते हैं, लोगों से। हमने कई बार देखा है कि वो पब्लिकली लोग बुजुर्गों की सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। एजाज जी, अब एजुकेशन और पारिवारिक बैकग्राउंड की बात होगी, हम बहुत ज़्यादा नहीं बात करेंगे उस पर। राजनीतिक क्षेत्र में आप हैं, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, ये एक एक्सीडेंट है, मतलब मैं तो बोलूँगा ये एक्सीडेंट है राजनीति में आना। मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था राजनीति में आना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि राजनीति एक बहुत बड़ा
कोयले की खान है। और दूसरी चीज़ लगता था कि राजनीति भी ठीक नहीं लगते थे और राजनेता भी ठीक नहीं लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि पॉलिटिक्स डटी है, पॉलिटिक्स बहुत बेकार है। तो जैसे मैं स्पोर्ट्समैन, मतलब मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा। मैंने हॉकी में नेशनल खेला, मैंने वॉलीबॉल में नेशनल खेला, मैं फुटबॉल में नेशनल खेला, मैं हॉकी में स्कूल नेशनल जो इंडिया टीम बनती है उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं चाहता था कि बहुत अच्छा मैं प्लेयर बनूं, क्योंकि मेरी शुरुआत सुबह और शाम ग्राउंड में हुआ करती थी। बहुत अच्छा मैं रनिंग वनिंग भी करता था, बहुत अच्छा धावक था, सभी चीज़ बहुत अच्छी मेरी वो थी। बट मगर राजनीति की शुरुआत बोलना चाहिए, मैंने पहले कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि एक एक्सीडेंट जैसे राजनीति में आना हुआ। एक चुनाव हमारे पार्षद चुनाव हमारे वार्ड में हो रहे थे, उसमें विद्या भैया की बहुत तूती बोलती थी। विद्या भैया इज़ मोस्ट लीडर, आज भी उनका पूरा सम्मान है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज देश में भी हमारे छत्तीसगढ़ को, हमारे शहर को विद्या भैया के नाम से जाना जाता है। तो उनका सम्मान आज भी है और हमें बहुत गर्व होता है कि जब भी हम उनका नाम लेते हैं, जब कहीं बाहर में जाओ और उनका नाम लो तो लोग बोलते हैं हाँ वही विद्या भैया, जहाँ वही रायपुर शहर जहाँ विद्या भैया रहते। तो उस समय उनकी बहुत तूती बोलती थी। तो उस समय चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पर वकील पहलवान करके हैं। तो जनरली मैं दुकान में बैठा करता था, हम लोग की दुकान हुआ करती थी जूते की, जी वॉक्स। तो जस्ट मेरे बाजू में उनका कार्यालय खुल गया कांग्रेस का। तो वकील पहलवान जी मेरे भैया को मतलब बोले कि भाई मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ, मगर मेरे पास कोई आता नहीं है, और आपका कोई आपके घर का कोई एक भाई दो जो मेरे को गाड़ी में 1-2-3 जगह लेके घूमे, क्योंकि बोले मेरी क्षमता नहीं है। और यदि आपका कोई भाई भैया का कोई होगा अगर मेरे को लेके घूम देगा तो मैं थोड़ा सा मेरा प्रचार प्रसार हो जाएगा। वो अच्छे हेल्दी थे, मतलब करीब मेरे ख्याल से वो 150 किलो के रहे होंगे। तो फिर भैया ने मुझे आके बोला कि अरे यार वो इलेक्शंस हुए, पार्षद इलेक्शंस, और जनरली हम लोग की पूरी फैमिली जो बैकग्राउंड रहा है वो पूरा कांग्रेस ही रहा है। तो भैया ने कहा कि यार तुम थोड़ा सा यहाँ दुकान में बैठते हो तो 1-8 घंटे के लिए वहाँ चले जाया करो, 1-2 घंटे के लिए यार उनको थोड़ा सा करा दे कर करो, और अपने कांग्रेस के हैं। तो मैं उनको गाड़ी में लेके निकला, मारुति कार में, छोटी सी मारुति थी मेरे पास, तो उसमें लेके निकला। तो फिर आज तक घर ही नहीं लौटा हूँ, आज तक घूम ही रहा हूँ राजनीति में। तो वो जो निकला तो उसके बाद फिर लौट के नहीं देखा। और आज मुझे 25 साल हो गए, 24 साल देखा तो मुझे ज़्यादा ही हो गया, 27 साल हो गया पॉलिटिक्स में। तो उसके बाद फिर कभी मुड़ के नहीं देखा। फिर वो मध्य प्रदेश में फिर पहले मैं अपने वार्ड का अध्यक्ष बना, अपने बैजनाथपारा वार्ड का, फिर अपने वार्ड का महामंत्री बना, फिर वार्ड से अपनी शुरुआत करी। उसके बाद फिर मैं NSUI का मध्य प्रदेश में प्रदेश सचिव बना। उसके बाद में प्रदेश महामंत्री बना NSUI का। उसके बाद फिर मैं जैसे छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मुझे छत्तीसगढ़ का प्रथम NSUI अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब बोलना चाहिए इतिहासकार है, हम लोग इतिहासकारी पुरुष हैं। तो वो NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट बना। उसके बाद फिर बहुत सारे एक्सीडेंटल भी हुए, आप सबको पता है कि जग्गी कांड हुआ, उसमें मेरे फैमिली का नाम आया। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे मैंने, बहुत सारे मैंने राजनीतिक ऐसा लगा कि अब राजनीतिक सुसाइड हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि राजनीति अब कर पाएंगे। मगर तो भी मैंने संघर्ष को मैंने मतलब अपने जारी रखा, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मतलब जैसे ये जग्गी कांड हुआ उसके बाद फिर मैं जोगी जी से बहुत क्लोज था, मगर जैसे जग्गी योगी कांड हुआ उसके बाद मैं मेरा परिवार वहाँ से अलग हुआ। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैंने नई शुरुआत करी। उसके बाद भूपेश बघेल जी के पास फिर मैंने सबके साथ पॉलिटिक्स करी। मैंने फिर कांग्रेस की पॉलिटिक्स चालू करी। जोगी जी के साथ हम लोग को ऐसा लगता था कि हम व्यक्ति की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। मगर फिर बाद में जब महन जी, नंद कुमार पटेल जी, ये लोग के साथ में आया तो मुझे लगा कि नहीं, संगठन सबसे बड़ी ताकत होती है, संगठन से बड़ा कोई भी नहीं होता। तो इसलिए व्यक्ति नहीं, संगठन की पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो फिर मैंने पटेल जी के साथ, महन जी के साथ, आदरणीय धनेन्द्र साहू जी के साथ मैंने बहुत दमदारी से काम किया। पिछले 15 साल में थाना घेराव, फलाना ठिकाना, CM हाउस घेराव, विधानसभा घेराव, ऐसे कई सारे मैंने प्रदर्शन किए।
तो उसके बाद फिर मैं आदरणीय भूपेश बघेल जी के संपर्क में आया। भूपेश बघेल जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, जब वो प्रदेश महामंत्री थे, तो उनसे बहुत पुराने संबंध हैं मेरे, बहुत ही फ़ैमिलियर संबंध है। तो उनके संपर्क में आने के बाद ये हुआ कि वाक़ई में कैसे एक जन सेवक को होना चाहिए, कैसे एक आदमी को मतलब पॉलिटिक्स में किस तरीके से लोगों की सेवा करना चाहिए, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना चाहिए। हम लोग जब पॉलिटिक्स में थे तो उस समय खाली जोगी जी जिंदाबाद और इस सब तक सीमित रहते थे, मगर हमने कभी संगठन को कभी महत्व नहीं दिया। मगर भूपेश बघेल जी के आने के बाद हमने उनसे सीखा कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, और फिर हमने संगठन को महत्व देना चालू किया। फिर बाद में फिर मैं यहाँ पर भी NSUI, उसके बाद यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष, मतलब महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बनवाया। उसके बाद फिर लगातार फिर राजनीति में कुछ न तो कुछ पदों में रहे, फिर MIC मेंबर बना, फिर पार्षद रहा, उसके बाद फिर पार्षद दोबारा बना, फिर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर आया 4,990, मतलब आज तक के इतिहास है, मतलब समथिंग 5,000 वोट से जीत के आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा कि ये तो ऐसा चुनाव जीते हैं कि जैसे कोई विधानसभा में चुनाव जीत कर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद फिर राज्य का मतलब जो कैपिटल है, जो राजधानी है, उसका मुझे आपका मेयर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बस उसके बाद फिर संघर्ष जारी है। मतलब जो निकला हूँ कार में मारुति, उसके बाद लौटा नहीं है घर में, बस खाली जन सेवा, लोगों के लिए और सेवा, लोगों के लिए सेवा के लिए आतुर, सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता हूँ। कि कोई भी यदि मेरे पास में आता है या मेरे घर में आता है या मेरे पास आता है, तो मेरा प्रयास 100% 10% ये रहता है कि यार उसका कुछ ना काम उसका हो जाए। मतलब मेरे माध्यम से, अगर वो मेरे पास में आ रहा है तो ज़रूर कुछ ना तो कुछ ये सोच कर जा रहा है कि अगर हम जा रहे हैं भाई के पास, या जा रहे हैं हम मेयर के पास, या जा रहे हैं हम एजाज भाई के पास, तो हमारा काम होगा। तो मैं लगभग प्रयास मेरा यही रहता है कि कोई आए तो खाली हाथ ना जाए। तो मेरा प्रयास रहता है सबका काम हो। बिल्कुल, अभी भी एजाज ढेबर जी के पास आने से पहले कुछ मीटिंग शुरू थी और मैं वहाँ बैठा था, तो जब मीटिंग में यकीनन पुरुष के साथ महिलाएं भी होती है, तो इन्होंने अनायास ही बात किया। ये अनौपचारिक है, लेकिन इनको वो भी फिक्र थी कि भाई पुरुषों को तो हम कुछ टी-शर्ट दे सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए क्या। तो ये वाकई, ये तो मैंने अभी आधे घंटे पहले ही उन चीज़ों को मैंने ऑब्जर्व किया है। एजाज जी, एक स्ट्रगल का फेज़ आपने देखा है। इस स्ट्रगल के फेज़ में आपने कई उतार चढ़ाव, कई उपहास भी आपके उड़ाए गए होंगे, आपने उन सारी चीज़ों को झेला है। तो इस दरमियान एजुकेशन के साथ साथ जब प्रोफेशन में आए, पॉलिटिक्स में आए, आपकी कार जो शुरू हुई, तो कार आज तक रुकी नहीं, और ईश्वर करे आपकी कार और आगे चलती जाए, चलती जाए, चलती जाए। इस दौरान एक फेज़ आया होगा कि जब घर वालों ने कहा होगा कि शादी कर लो, या फिर आपने ऐसा कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा, या ऐसा कोई वाक़या आया होगा कि मन बना होगा कि अब शादी करना चाहिए। तो ये घर वालों के हिसाब से शादी हुई या आपकी अपनी चॉइस थी? देखिए, पहली बात, जब हम लोग ग्राउंड में रहते थे तो पहली बात कभी भी चॉइस की बात ही नहीं चली। और क्योंकि सुबह से लेकर सुबह हम लोग 4:30-5 बजे ग्राउंड पहुंच जाते थे, उसके बाद 8:30-9 बजे तक ग्राउंड, फिर आए, फिर स्कूल, फिर आए घर, फिर तैयार होके फिर ग्राउंड। तो वो सब चीज़ों का मौका नहीं लगा, वो सब चीज़ों। और शादी भी जो हुई वो घर की पसंद से हुई। घर ने पिताजी और माताजी जो कहा उसको अपन लोग ने उससे अपन ने शादी की है। और निश्चित तौर पर शादी करने के बाद बोलते हैं ना, हर कामयाब पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो ज़रूर मैं अपनी पत्नी को भी इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो जब से जीवन में आई तब से अपन ने हमेशा बुलंदियों को छुआ है। और कभी भी मतलब कोई भी चीज़ में हाथ में लिए वो कभी भी चीज़ वो नहीं गई। हर चीज़ को अपन ने उनके साथ में, उनकी मतलब जब से वो मेरे जीवन में आई है तब से हर चीज़ को हमने जिसको चाहा है, वो जिस चीज़ को चाहा है वो चीज़ मिली है। बिल्कुल, ये होता ही है कि जीवन साथी जब हमारे जीवन में आता है तो वो भी अपना नसीब लेके आता है, तो उनसे भी, उनका नसीब भी हमारे नसीब से जुड़ जाता है, तो उन्नति और चौगुनी हो जाती है। एजाज जी, 2 साल 2020 में आप मेयर बने हैं, और 2020 से एक नया दौर शुरू हो गया कोविड का। तो आपने यहाँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाली, इतने उस मारुति कार के अब तक के सफर के संघर्ष के बाद, और अचानक इतना बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया।
और वो ऐसा दुश्मन था कि आपके कार्यक्षेत्र उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला था, क्योंकि शहर को आपको संभालना है, शहर की गतिविधियां, शहर का शिक्षा, स्वास्थ्य, और शिक्षा पे से भी ज्यादा सबसे पहले स्वास्थ्य उस समय जरूरी हो गया था। तो वो कितना चैलेंजिंग जॉब था आपके लिए? देखिए मेरे ख्याल से ये हमारे लिए हमने आपदा में भी हमने अवसर को तलाश लिया। मेरे ख्याल से वो आपदा में हम जो हमने अवसर को तलाशा, शायद ना तो उस समय एजाज ढेबर की पहचान बन पाती अच्छे महापौर के रूप में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, और ना ही नगर निगम की पहचान बन पाती। अ, आपको पता है कि जैसे हम बने उसके 2 महीने के बाद ये कोरोना आ गया, है ना? और कोरोना आने के बाद फिर किसी को ये पता नहीं था कि ये कैसी चीज़ है, किसने क्या देखा, किसने नहीं देखा। मुझे आज भी याद है कि एक महिला को, एक हमारी बहन को सबसे पहले समता कॉलोनी में पहला पॉजिटिव केस उनको आया था। हाँ, फॉरेन से आई थी। तो वो इतना हमारे लिए घातक वो था कि हम क्या करेंगे, ये आखिर ये क्या चीज़ है, किससे ये ठीक होगा। तो उसके बाद मगर आपको पता है कि फिर हम लोग ने सैनिटाइज़र, फर्स्ट फेज़ में सैनिटाइज़र, ये गाड़ी लेके हर जगह घूमना, लोगों को मास्क बांटना, लोगों को सैनिटाइज बांटना। फर्स्ट फेज़ तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्रिटिकल नहीं गया, मगर सेकंड फेज़ को मैंने अपने आँख से लोगों को अपने हाथ से फिसलते, मेरी गोदी में लोगों को मैंने दम तोड़ते हुए देखा। आप सबको पता है कि हमने सेकंड फेज़ में हमने हॉस्पिटल का हमने निर्माण किया, और मात्र 4 दिन में इंडोर स्टेडियम, जिसको पूरे देश ने ख्याति मिली, पूरे देश ने उसको अप्रिशिएट किया, पूरे देश ने उसको माना। हालांकि वो पॉसिबल नहीं था, मगर मैंने पहले कहा कि वो एक आदमी जब जिद्द और किसी चीज़ को जब सोचता है ना कि मुझे ये चीज़ को करना है, और ये चीज़ मेरे में बहुत, मतलब बोलना चाहिए, अच्छी भी है और गंदी भी है, कि अगर किसी चीज़ को सोच लेता हूँ कि इसको करना है, तो फिर उसमें मैं पूरा ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, मतलब फिर उसको करना है, मतलब फिर करना है, फिर उसके लिए कुछ भी हो जाए। तो उसमें बहुत सारे हमारे बहुत बड़े अधिकारी लोग ने कहा कि 3-4 रोज में तैयार होने वाली बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहे हो आप, पाइपलाइन ऑक्सीजन बिछाने की बात कर रहे हो। कोई भी ऑक्सीजन बोले 15 दिन के पहले, 20 दिन के पहले कोई नहीं लगा सकता। फिर आप वेंटिलेटर की बात कर रहे हो, फिर आप आपके पूरे हॉस्पिटल में बेड लगाने की बात कर रहे हो, पूरे ये सब डॉक्टर, ये सब सेटअप कहाँ से वो होगा? मतलब आप लोग करिए तो सही यार, अब 4 दिन में हॉस्पिटल तैयार होगा, मतलब होगा। पाइपलाइन भी बिछी, गैस लेने भी बिछा, वेंटिलेटर भी आया, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी बिछी, मतलब पूरा हॉस्पिटल मतलब आईसीयू के रूप में पूरा चेंज हो गया। तो लोगों का वहाँ इलाज भी हुआ। सेकंड फेज़ में हमने बहुत सारे लोग को खोया। मैं लगातार पिछले 2.5-3 महीना अपने घर नहीं गया। उस समय भी रमज़ान और रोज़ा का उपवास समय चल रहा था। अपने परिवार से मैं दूर रहा, और मैं लगभग अधिकतर टाइम मैं कोविड हॉस्पिटल में गुजारता था। फिर मैंने बाहर से डॉक्टर्स को बुलवाए, नर्सों की टीम को बुलवाई, वहाँ पर समझ जाओ कई पैसे उसमें खर्चे हुए, कई पैसे उसमें लगे। तो कुल मिला के अगर बात करोगे तो सक्सेसफुल वो रहा, मगर मुझे अफ़सोस इस बात का है कि हमने उसमें अपनों को बहुत खोया, और बहुत मेरे अपने दोस्त, मेरे बहुत सारे लोग, मेरे रिश्तेदार, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार उसमें ख़त्म भी हुए। और हम लोग के पास उसमें तो मतलब इतना एक्सीडेंट होता था, मतलब ये ऐसा होता था, जैसे मैं बैठा रहता तो कोई आके बोलता था, भैया भैया मुझे एडमिट कराना है। तो मैं पूछता था कौन, किसको एडमिट कराना है? तो बोलते थे मुझे ही एडमिट कराना है। तो और कोरोना काल का वो समय, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मुझे भी कोरोना हो जाएगा। तो मैं डॉक्टर लोग से जनरली कहा करता था कि भैया मेरे लिए तुम लोग अंदर एक बेड रेडी रखना, क्योंकि जो भी आदमी आता सबसे पहले मेरे को ही पकड़ता है। मगर पता नहीं भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, ये सब लोगों की वो थी कि मुझे ज़रा सा भी एक बार भी कोरोना नहीं हुआ। जबकि मैं अंदर कई बार मरीजों को खाना देने गया, मरीजों को व्हीलचेयर में बाथरूम में लेके गया। हाँ, तो उसके बाद भी बहुत सारे लोगों की दुआएं थी, पूरा शहर की दुआएं थी। और वैसे भी जब मैं निकलता हूँ तो लोग मेरे साथ में, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि मेरे साथ दुआओं का काफिला साथ में चलता है। तो जब भी मैं निकलता हूँ अपने घर से, तो मेरे साथ पॉजिटिव पॉइंट यही है कि लोगों की दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ। तो बहुत सक्सेस वो रहा, हॉस्पिटल बहुत सक्सेस रहा। करीब हमने 1800 लोगों को वहाँ ठीक किया। शुरू में 2 दिन हम लोग की व्यवस्था गड़बड़ाई, करीब 30-35 लोग ख़त्म हुए। उस समय
मुझे ऐसा लगा कि मैंने सोचा कि मैंने हॉस्पिटल बना दिया, मैंने हैंड ओवर कर दिया, मगर हैंड ओवर करके मैं बाहर निकल गया। मैं सोचा अब ये लोग देखेंगे, मगर फिर जिस जिस तरीके से वहाँ देखना था, जो वहाँ पर डॉक्टर थे वो अच्छे से 2 दिन वहाँ पर बहुत अव्यवस्था रही, जिसके चलते कोई अंदर गया नहीं और बहुत सारे मरीज ख़त्म हो गए। तो मुझे ऐसा लगा कि साला मेरी मेहनत का तो उल्टा प्रतिफल हो रहा है, साला जितनी मेहनत की है पूरा यहाँ तो सब लोग मर रहे हैं। तो फिर हॉस्पिटल को मैंने अपने हाथ में लिया। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, मुख्यमंत्री जी का मतलब मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। उन्होंने फिर पूरे उससे मुझे कहा कि तुम इसमें पूरा अपने उसमें लगे रहो। मुख्यमंत्री जी ने मुझे डॉक्टर्स ये वो सब पर्सनल मुझे करने को कहा और उन्होंने भी पूरी मदद की। तो अच्छा वो बना। तो कोविड में पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो लगभग समझ जाओ, मगर हमने आपदा में भी अवसर को तलाश लिया। हमने लोगों को राशन 60-70 हज़ार लोगों को राशन बांटा, ऑक्सीमीटर बांटा, ऑक्सीजोन बांटा, ऑक्सीजन कंटेनर बांटा। आपको पता है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हम लोगों की पूरे देश में, वो नरेंद्र मोदी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने उसको तारीफ करी। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स हमने लोगों को घर, हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ जो थी, फिर लोगों को ऐसा लगा कि हाँ भाई ठीक है। तो और एक पहचान भी बनी उस समय। सबको ऐसा लगता था पता नहीं मेयर ये है, पता नहीं कैसे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। फिर लोग थोड़ा सा जातिवाद से भी लोग थोड़ा सा वो होते थे, सोचते थे कि यार पता नहीं क्या है। मगर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि फिर लोगों ने ये मतलब मुहर लगी कि नहीं, ये एक स्थापित मेयर है, स्थापित महापौर। उसके बाद फिर काम में पहचान बनते गई, फिर हम लोग लगातार, फिर उसके बाद बूढ़ा तालाब, तो ये तो ज्वार बाजार, तो मल्टी लेवल पार्किंग, तो फिर ये ग्राउंड, तो फिर स्वामी। मैंने सबसे ज़्यादा अगर अपने अगर मेरे महापौर के रूप में पूछोगे तो सबसे ज़्यादा मैं ध्यान दिया शिक्षा और स्वास्थ्य में। शिक्षा को लेकर आपको पता है कि मैं जैसे ही महापौर बना तो मैं दिल्ली चले गया, केजरीवाल जी का वहाँ पर वो देख कर आया। उसके बाद फिर मैंने, हाँ, उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया। तो फिर यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल आज तैयार हो गया, जो स्कूल में एडमिशन नहीं है। लोग मतलब मेरे पास कम से कम 5 से 7 हज़ार आवेदन, 10 हज़ार आवेदन सिर्फ इसी के आ रहे हैं। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा वो था। फिर स्वास्थ्य के मामले में बात बोलोगे तो मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, वहाँ डॉक्टर लोग, मतलब वहाँ पर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है लोगों को, यहाँ पर डॉक्टर खुद जा रहा है मरीज के पास। और उसके बाद फिर धन्वंतरी मेडिकल स्टोर मतलब हमने जो डाली है। फिर बहुत जल्दी हम लोग का भी डायग्नोस्टिक स्टोर भी आने वाला है, जो बहुत सस्ते में होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए की है, जो मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर इस शहर के लिए साबित हो रहा है। और मुझे लगता है कि इसके पहले जो काम मुझे लगता है कि मैंने जो शॉर्ट पीरियड में काम किया, वो पिछले 20-25 साल में नगर निगम में नहीं हुए। बूढ़ा तालाब देख लो आप, आज आप चौक चौराहे देख लो, आज आप लैंडस्केपिंग देख लो। आज अभी अभी मैं 2 ठो ये जो ब्रिज हैं, जिसको हम लोग देखते तो ऐसा साला मतलब ऐसा लगता था पता नहीं हम कौन से गांव में या पता नहीं कौन से खेड़े से गुजर रहे हैं। वो ब्रिज का भी आज समझ जाओ 1 मई को उद्घाटन हो जाएगा शंकर नगर में और तेलीबांधा में। तो मुझे लगता है कि शहर तो है ये, मगर शहर के साथ इसकी एक पहचान है कि ये राजधानी है। तो राजधानी के अनुरूप शहर को बनाना ये मेरे लिए प्राथमिकता में मेरे है, कि प्राथमिकता मेरे लिए हमेशा ये यही रही है कि शहर जो है, ये रायपुर शहर नहीं है, रायपुर एक कैपिटल है, रायपुर एक राजधानी है। क्योंकि यहाँ से पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाता है कि आप जो काम करते हो उसको बाहर के लोग, अपने प्रदेश के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जैसे हमने टॉयलेट बनाए, हमने बाजार में ये किया, हमने ब्लू टॉयलेट बनाए, हमने पिंक टॉयलेट बनाए, तो ये सब चीज़ें बाहर में भी होने लगी। तो ऐसा नहीं फिर मतलब इसको लोग ने अप्रिशिएट भी किया। आज पूरे जगदलपुर में, राजनांदगांव में, सब तरफ पिंक टॉयलेट बन रहे हैं, बिग ब्लू टॉयलेट बन रहे हैं। तो काम मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों के उसके लिए। और सबसे अच्छा ये है कि मैंने कभी क्रिटिसाइज, जैसे भारतीय जनता वाले बोलते हैं, पार्टी वाले बोलते हैं कि अरे ये तो चौक चौराहे पे ये करते हैं, ये तो ज़्यादा काम इसका खाली ऐसा खर्चा करना है। यार आदमी नल नाली सड़क वड़क जो भी पार्षद आएगा वो यही बनाएगा। शहर को आप शहर के अनुरूप, आप शहर को राजधानी के अनुरूप कैसे बना सकते हो, आदमी को उसमें ध्यान आना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब ये शहर राजधानी का स्वरूप लेने लगा, जब खूबसूरत दिखने लगा, तो लोगों को तकलीफ होती है। खैर मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को मतलब वो नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उनकी जगह शायद मैं भी रहता तो मैं भी विरोध करता, उनसे ज़्यादा विरोध करता और अलग अलग तरीके से विरोध करता। तो मैं उनको वो नहीं करता, क्योंकि वो उनका राजनीतिक धर्म है, वो उनको करना भी चाहिए। तो उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा, मेरी प्राथमिकता ये रहती है
कि शहर के लोग कैसे खुश हों, शहर के लोगों को कैसी सुविधा मिले, मेरे शहर के लोगों को ये कैसा अच्छा लगे कि जो चीज़ शहर के लोगों को पसंद कैसा आए वो मुझे अच्छा लगे, ये चीज़ को मैं ज़्यादा वो करता हूँ। मेरे शहर के लोगों को, मेरे रायपुर शहर के वासियों को चीज़ अच्छी लगनी चाहिए कि हाँ ये हमारे लिए हमारा महापौर या नगर निगम कुछ कर रहा है। तो ये मेरा ज़्यादा वो रहता है, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ और इसमें उसमें मैं नहीं रहता हूँ और मेरा हमेशा वो रहता है। और आप सबको देखे भी होंगे कि मैं सर्वधर्म सभी को सम्मान देता हूँ, सबके साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पहचान किसी उसमें नहीं है। मेरी पहचान सिर्फ ये है कि मैं एक रायपुर शहर का महापौर हूँ, मैं रायपुर शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ। उस प्रथम व्यक्ति होने के नाते यहाँ जितने धर्म हैं, जितने यहाँ पर मंदिर हैं, जितने यहाँ पर मस्जिद हैं, जितने यहाँ पर गुरुद्वारे हैं, जितने यहाँ पर गिरजाघर हैं, चाहे वो कबीरपंथी लोग हों, कबीरपंथी के लोग हों, या फिर साहू समाज के लोग हों, या फिर आपके तेली समाज के लोग हों, जितने समाज हैं, देवांगन समाज के लोग हों, मैं सभी समाज के लिए मेरे लिए सद्भावना है, उन सब के लिए मेरी भावना हमेशा रहेगी। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं शहर का प्रथम व्यक्ति हूँ, अगर उनके यहाँ कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले खड़े रहूं प्रथम व्यक्ति होने के नाते, ये मनसा लेके मैं काम को करता हूँ। बहुत बहुत शानदार आपका जो व्यू है, जो आपकी सोच है, जो कार्यप्रणाली है, वो सबने देखी है और सबने देखा है। मैं वो क्वेश्चन लेने वाला था लेकिन आपने पहले ही उसका जिक्र कर दिया कि आप मंदिरों में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, गिरजाघरों में भी जाते हैं और एक युवा होने के नाते आप युवाओं में अभी प्रेरणा स्रोत भी बन रहे हैं और बहुत से लोग आपसे सीखते भी हैं और ये होना भी चाहिए। हमारे इंटरव्यू का तात्पर्य भी यही है। एजाज जी, ऐसा कोई काम जो अभी 2020 चूंकि कोविड में ही आपका पूरा समय मैक्सिमम निकल गया, ऐसा कोई काम जो आपके दिल के बहुत करीब हो और आप उसको अभी तक अमली जामा पहना नहीं पाए हैं? नहीं, ऐसा अभी तक के तो अमली जामा पहना नहीं पाए। मतलब ये ज़रूर है कि मैं चाहता हूँ कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या होता है कि गरीब अपनी मजबूरी बता देता है, उसको घर मिल जाता है, उसको मकान मिल जाता है, उसको पेंशन मिल जाती है, अमीर ऑलरेडी अमीर होता है। मगर मिडिल क्लास ना कहीं से मांग पाता है, ना ही किसी से भीख मांग सकता है, ना वो कुछ मकान मांग सकता है, वो शर्मा शर्मी में हमेशा रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कुछ करना, क्योंकि वही अभी फंसा हुआ है, ना कि शहर में वरन पूरे देश में वो फंसा हुआ है। ना वो बेचारा किसी से कुछ बोल सकता है, ना वो अपनी तनख्वाह में 12,000 में 10,000 में अपने परिवार को चलाता है। तो मैंने तो गरीबी देखी है ना, तो मुझे पता है कि 10,000 में कोई घर नहीं चलता, कोई बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, ना ही फिर ना वो राशन ला सकता है, ना अपनी बीवी के शौक पूरे कर सकता है। तो वो उन लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ ना तो कुछ मेरे उसमें, या एक एम है कि इन लोगों के लिए कुछ ना तो कुछ ऐसा सरकार करे या नगर निगम करे या कुछ भी, इन लोगों के लिए मेरे ख्याल से कुछ ना तो कुछ होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी सोच है और ये वाकई मिडिल क्लास हमेशा फंसा रहता है और ये एक संजीदा व्यक्ति ही सोच सकता है और स्वराज मिशन की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आपकी सोच इतनी अच्छी है और ये चीज़ें आगे बढ़े, ये हमारी कामना है। अंत में जाते जाते चूंकि आप प्रथम नागरिक हैं, मेयर हैं, महापौर हैं, रायपुर की आपकी अपनी जनता के लिए एक संदेश महापौर का। देखिए, मैं रायपुर की जनता से यही अपील करता हूँ कि आप सबको पता है कि स्वच्छता की दौड़ में हम सब लोग आगे चल रहे हैं। रायपुर को 6वां नंबर पूरे देश में 5400 शहरों में रायपुर 6वां नंबर पे आया है और हम अभी नंबर 1 की दौड़ में दौड़ रहे हैं। मैं रायपुर की जनता से ये निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आपने हमेशा सफाई को लेकर शहर में आपने जो जागरूकता दिखाई है, थोड़ी बहुत और जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि रायपुर नगर निगम या रायपुर के जो कर्मचारी काम करते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। जब तक के इसमें जन के साथ जन सहयोग नहीं होगा, तो जन तो हम हो गए और सहयोग जनता का। तो ये जब सहयोग हो जाएगा तो हम जो नंबर 1 की दौड़ में जो भी हम दौड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम रायपुर शहर पूरे देश में नंबर 1 आएगा। तो ये जन सहयोग की अपेक्षा
मैं रायपुर की जनता से करता हूँ। आपने हमेशा सहयोग किया, आपने प्यार किया, इतना प्यार दिया, तो मुझे लगता है कि इसमें भी अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग और हमें प्यार दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, तो मुझे लगता है कि रायपुर को नंबर 1 आने को देश में कोई नहीं रख सकता। इसी मैं उम्मीद करता हूँ रायपुर की जनता से कि रायपुर की जनता हमें इसमें पूरा सहयोग करेगी साफ सफाई को लेकर। बिल्कुल, ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य भी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें और हर चीज़ नगर निगम पे ना डालें। नगर निगम का हमें कॉपरेशन करना है। नगर निगम को जितना सपोर्ट करेंगे, नगर निगम हमारे लिए उतना कार्य और तेज़ी से करेगा और सफाई से करेगा। तो स्वराज मिशन भी अपील करता है कि जैसे कि रायपुर के मेयर ने कहा कि सबको उन्होंने अपील किया है कि आगे बढ़ें और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में रायपुर को नंबर 1 शहर बनाएँ। इसके लिए आप सबका योगदान ज़रूरी है। हम अपने जितने भी अतिथि होते हैं आज़ाद जी, उनसे हमारा जो पीपी शो है स्वराज मिशन का, जो हमारी मुहिम है कि विशिष्ट लोगों की जीवन कहानी को सामने लाना, इस शो को आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर एक अच्छा है, आदमी खुल के अपनी बात करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आदमी अपने पुराने दिन को याद करता है, हालांकि देखिए मैं अपने पुराने दिन कभी नहीं भूलता, और आदमी को अपना पुराने दिन वैसे भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो ये ज़रूर है कि मैं अपने पुराने दिन में वापस लौट जाता हूँ। हालांकि मैं हमेशा उसी में रहता हूँ, मगर ये ज़रूर है कि जब मैंने स्कूल की बात करता है आदमी, अपने जीवन की बात करता है, अपने खेल कूद की बात करता है, तो कहीं ना कहीं उसके जो पुरानी मेमोरीज रहती है वो ज़रूर उभर के सामने आती है। तो मेमोरी उभर अच्छा वो है, आपका अच्छा प्रयास है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपके इस शो को बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा प्रयास आपके लोगों के, क्योंकि अगर एजाज ढेबर यहाँ तक बनता तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ग्लैमर है, लोगों को ऐसा लगता है कि एजाज ढेबर बहुत चार्म पे, लोगों को ऐसा लगता है कि एजाज ढेबर आज बहुत उसमें कर रहा है। मगर एजाज ढेबर यहाँ तक कैसे पहुँचा? क्या एजाज ढेबर की किसी ने यातनाएं देखी? क्या एजाज ढेबर का किसी ने प्रयास देखा? क्या एजाज ढेबर का किसी ने परिश्रम देखा? एजाज ढेबर अगर आज यहाँ तक है तो एजाज ढेबर के पीछे 24 केस चल रहे हैं। आज एजाज ढेबर यहाँ तक के है तो एजाज ढेबर रोजा रख के लोगों को प्रदर्शन करते थे। रोजा मतलब 44-45 डिग्री में एजाज ढेबर जमीन पे चलता था, जमीन पे नीचे बैठ के धरना देता था। तो एजाज ढेबर अगर बनना के लिए तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे बहुत बड़ा एक संघर्ष है, और आपके माध्यम से उस संघर्ष को बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये आपका जो थीम है ये बहुत अच्छा थीम है। मुझे लगता है कि आदमी बन तो जाता है मगर उसके पीछे का जो बैकग्राउंड रहता है वो सबसे खतरनाक रहता है। तो वो चीज़ उभर के आती है। तो आपका जो ये शो है उसको मैं बहुत बधाई देता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। आपकी बधाई और अप्रिसिएशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना समय निकाला, बहुमूल्य समय निकाला, और उसके लिए विशेष धन्यवाद। जिस प्रकार से आप संजीदा होकर लोगों के बारे में सोचते हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि आगे और ऐसी ही मेहनत करते रहें। एक अंतिम प्रश्न, चूंकि आपकी मारुति कार निकली थी राजनीतिक सफ़र पे और सफ़र अभी जारी है, अगले साल यहाँ एजाज ढेबर जी चुनाव है, विधानसभा चुनाव, क्या एजाज ढेबर अब महापौर के बाद विधायक या सांसद की दौड़ में दिख सकते हैं, या छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से आपने पार्षद चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत से जीता, मतों से जीता, क्या ऐसा छत्तीसगढ़ जनता देख सकती है कि चूंकि आपका क्षेत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ चैलेंजेस बहुत टफ हैं, तो क्या आप अगले इलेक्शंस में भाग लेते हुए दिख सकते हैं? नहीं, देखिए इसको बोल नहीं सकते कि ये तो अब रायपुर की जनता अगर बोलेगी तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ बहुत सारे संगठन हमारे यहाँ डिसाइड करता है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो संगठन अगर बोलेगा तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो वैसे भी कार्यकर्ता बन के वैसे भी वो शहर इतना बड़ा जवाबदारी वैसे भी हमको दे के रखें। अगर शहर की जनता बोलेगी, हमारा संगठन बोलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, और विधानसभा क्या लोकसभा भी लड़ेंगे, ऐसा वो नहीं। और मेरा क्षेत्र कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब अगर बात करोगे तो अब यहाँ पर लोगों को वैसा लीडरशिप नहीं मिल पाया। अगर देखा जाए तो मेरे क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो काम कुछ भी नहीं हुआ। वो चुनाव में 6 महीना जो बोलते हैं मैनेजमेंट जो होता है 3 महीने का, वो मैनेजमेंट ही हुआ, मगर चुनाव में फंडा जो रहता है काम, अगर आप ज़मीनी काम बोलोगे तो क्षेत्र में काम कुछ नहीं हुआ है। खाली मैनेजमेंट से जो चुनाव को जीता गया है, अच्छा मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। तो ठीक है, जो लड़ाई रहेगी वो मैनेजमेंट की रहेगी, बाकी काम के दृष्टि से तो मैं तो बोलूँगा पूरा जीरो है।
बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं एजाज ढेबर जी के साथ, और आपका समय हमें मिला उसके लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और आने वाले एक शो में ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्वराज मिशन। धन्यवाद।